रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस हमने पढ़ाया है। प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, उसके कारण इमेजेस बनती हैं और उस इमेज के कारण हमने क्या देखा कि जो डेप्थ होती है वो हमें अपैरेंटली कम लगती है। दैट वाज वन सिंपल एग्जांपल। एक ब्लॉक लेके हमने देखा, ग्लास का ब्लॉक, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जो रेज आ रही है उसकी इमेज अपने से लेटरल मूव करती है। ये हुआ या नहीं हुआ? ओके, सो लेट्स, ओके ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। लेट्स डू दिस फर्स्ट। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस में हम ले रहे हैं स्पेशली स्फेरिकल सरफेस। कर्व्ड सरफेस बहुत तरह की हो सकती है। सबसे रेगुलर कर्व्ड सरफेस होती है स्फीयर। सिलेंडर भी एक कर्व्ड सरफेस है, पर सिलेंडर में आप देखेंगे ऐसा वाला कर्व है, ऐसा कर्व नहीं है। ये कैसा है? प्लेन स्ट्रेट लाइन और इस तरफ कर्व, ये सिलेंडर बनता है। लेकिन अगर आप फुटबॉल देखेंगे या बॉल लेंगे तो उसमें इधर भी कर्वेचर है और इस तरफ भी कर्वेचर है, दोनों तरफ कर्वेचर होता है। दैट इज स्फेरिकल सरफेस। तो हम उस स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। एक लोकेशन पर कहीं पर ये स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है और इसके इस तरफ पूरा एक डेंसर मीडियम है, मीडियम 2 विच इज डेंसर, और इसके इस तरफ रेयरर मीडियम है, दैट इज मीडियम नंबर 1 विच इज रेयरर मीडियम। ओके, और ये बीच में सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होना है। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कोई ना कोई यहां पर सेंटर में एक पॉइंट होगा विच विल बी पोल। ये पोल है, ये एक स्फीयर का सरफेस है। स्फीयर के सरफेस है, अगर हम पूरे स्फीयर को इमेजिन करेंगे तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर की कहीं ना कहीं लोकेशन है और हम ये जान सकते हैं, उसके हमको जियोमेट्रिकल मेथड मालूम है कि हम उसका सेंटर निकाल सकते हैं। लेट अस से दिस इज सेंटर, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। This is center of curvature and this is center of the surface pole. If we join the two and make an imaginary line, that line will be known as axis. This is principal axis. On this principal axis, this is center of curvature, this is pole, this side is denser medium and this side is rarer medium. Now we have placed one object. Here when we are doing the calculations, we are taking some few things very easy and granted. कुछ हम इसलिए आसान मान लेते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कुछ चीजों को हम मान कर चलते हैं और उसको वैसा ही यूज करेंगे। जैसे मीडियम का जो हमने यहाँ पर नाम रखा है मीडियम नंबर 2, दैट इज विच इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। This will be for denser medium. μ2 हमेशा किसके लिए रहेगा? डेंसर मीडियम। भले हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ हो, भले हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ हो, तो ये रहेगा μ1। This has got refractive index μ2। दूसरा हम assumption ये लेते हैं, assumption for small angles, angle I is equal to sin I. Again, for small angle, angle I is equal to tangent I. तो ये हमने एक लिबर्टी ली है कि छोटे एंगल में ये दोनों बराबर होते हैं। तो जब हमारी इच्छा होगी हम I को sin I को कन्वर्ट कर लेंगे या I और tan I को आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद एक और कन्वीनियंस हमने ये सोचा है कि अभी तक जो हम ऑब्जेक्ट लेते थे वो ऑब्जेक्ट ए बी एक लेंथ लिए हुए होता था। अब जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग ओनली वन पॉइंट। उस पॉइंट से दो रे निकालेंगे, वो दो रे जहां जाकर मिलेगी वहां पर हम सोच लेंगे कि इमेज बना है। वी विल नॉट टेक 2 points as A and B
उसके बाद ए की भी इमेज बनाते थे, बी की भी इमेज बनाते थे और फिर ए की ड्रॉ करते थे। दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने उसको भी इजी कर दिया। वी विल टेक ओनली वन पॉइंट, और उस पॉइंट को और कन्वीनियंट करने के लिए दैट पॉइंट वी विल टेक ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। सो with all these conveniences and assumptions, we have taken one point here, this, and this is object O. Now we want to see it from this side. इधर से हम इसको देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां पर दिखता है? हम इस मीडियम में हैं, इसमें इट्स ए कन्वीनियंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है जैसे ये मीडियम है एयर, ये है वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम, दिस इज एयर एंड वी आर स्टैंडिंग इन द एयर। हमारे ऊपर एयर है, एयर के ऊपर वैक्यूम है, ठीक है, और उस वैक्यूम में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो दिस इज ए पॉसिबल सिचुएशन। ये एक ग्लास है, हम ग्लास के इस तरफ हैं और ग्लास के साथ सटाकर, आंख को सटाकर देख रहे हैं, तो ट्रेवल कहां से कर रही है रेस? ग्लास में से, और उसके अंदर कहीं पर इमेज बनेगा। सो दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। इस तरह से रेयर और डेंसर का सेट हो सकता है, और ये सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर स्फेरिकल है, जैसे एक ग्लास का ग्लोब लेते हैं वो स्फेरिकल है, इस तरह के स्फेरिकल सरफेसेस हैं। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है ये हमें देखना है। इसके देखने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? वी विल टेक टू रेज, वो दोनों रेज जहां जाकर मिलेंगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हम दो रेज लेते हैं, एक रेज हम लेते हैं विच इज गोइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर जाने वाली रे का कन्वीनियंस क्या होता है? It enters without any deviation and it will go straight. ये इस तरह से एक रे तो ऐसी चली गई। अब दूसरी रे को हमने देखना है वो कैसे जाएगी। तो यहां से हमने एक दूसरी रे ली, ये एक इंसिडेंट रे है, O से चली और इस पॉइंट P पर आई। लेट अस से दिस पॉइंट, दिस इज Q। ओके, Q पर आकर इसने स्ट्राइक किया, देयर इज ए चेंज इन मीडियम, देयर विल बी रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, क्या होगा इसका? दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके लिए हमको यहाँ पर नॉर्मल पता होना चाहिए। एक स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल कहां पर होता है? दैट इज टेंजेंट इज द सरफेस एंड रेडियस इज द नॉर्मल। तो यहां पर ये टेंजेंट सरफेस है और इसको अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएं दिस, तो ये लाइन हमको क्या देती है? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या लेना है हमेशा? रेडियस। याद रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिलाइए, हमें नॉर्मल मिलेगा। कर्व सरफेस के लिए ये सिस्टम याद रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाइए, नॉर्मल मिलेगा, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट। ओके, ये नॉर्मल बन गया। अब यहां से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। अगर ये ओरिजिनल डायरेक्शन है तो इसको किस तरफ मुड़ना है? ऊपर की नीचे? टुवर्ड्स नॉर्मल, नीचे मुड़ेगी। अब कितना नीचे मुड़ेगी? कितना नीचे मुड़ेगी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नीचे मुड़ने की दो लिमिट है। कौन सी दो लिमिट है? देखिए, ये एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये नीचे मुड़ती है, थोड़ी सी मुड़ती है, तो ये कहां जाएगी? यहां पर। ये नंबर 1। अब देखिए, यहां से एक रे स्ट्रेट जा रही है और दूसरी रे ये नंबर 1 की डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इसका सामने में रियल इमेज नहीं बनेगा। कहां बनेगा?
नो नो नो, यहां से अगर हम इसको देखते हैं, यहां आइस को सेट करके देखते हैं, तो देखिए ये इसको बैक ट्रैक करेंगे और इसको बैक ट्रैक करेंगे, दोनों यहां पर मिला तो इमेज यहां बनेगी, और ये बैक ट्रैक करने से मिली, इसलिए ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। यहां पर आइस में एक ये वाली रे आती है, एक ये रे आती है, तो इमेज कहां होती है? रे की डायरेक्शन में। तो हमारे आइस ने सेट किया, इसकी डायरेक्शन में रे की डायरेक्शन में इमेज को ढूंढा, इसकी डायरेक्शन में ढूंढा, दोनों का ये जंक्शन पॉइंट है, तो हमारा परसेप्शन क्या होता है कि यहां से दोनों रेज ऐसे आ रही है, इसलिए इमेज यहां पर है। ये कौन सा तरीका है? वर्चुअल इमेज बनाने का तरीका, ठीक है? ऐसा हो सकता है। इसने टुवर्ड्स नॉर्मल इसको मोड़ा और इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सफिशिएंट है, कर्वेचर भी सफिशिएंट है, तो ये और ज्यादा भी मोड़ सकता है। अगर इसने इसको ज्यादा मोड़ दिया तो क्या होगा? ये नंबर 2 ऐसे मुड़ी, ये इसके नीचे पैरेलल लाइन के नीचे, अब ये रे यहां से ऐसे चलती जाएगी और चलते चलते यहां पर इस रे को इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली रे आ गई। अब यहां पर हमने आइस को सेट किया एंड वी सी फ्रॉम हियर। अब हमें क्या दिखता है कि O से चलने वाली एक रे ऐसे आई और O से चलने वाली दूसरी रे ऐसे गई, दोनों रेज यहां से आ रही। हमको वो नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है? एक रे ये वाली और एक ये वाली, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो हमारा परसेप्शन क्या है कि ये दोनों यहां से आ रही है, इसलिए हमको यहां पर इमेज दिखता है। और ये इमेज कैसा है? रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअली दोनों यहां पर इंटरसेक्ट होती है, तो हमको इमेज इस तरह से दिखता है। तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, 4 तरह के केस हो सकते हैं। वी विल स्टडी दैट लेटर। तो कोई भी एक केस उठा के हम स्टडी कर सकते हैं। दिस वेरी ऑब्वियस केस वी विल स्टडी। ये वाला, जब ये कौन सी इमेज बनाता है? रियल इमेज। ओके, तो इसके लिए इसकी डिटेल हम नोट कर लेते हैं। स्फेरिकल सरफेस हम यूज कर रहे हैं। ओके, डिटेल क्या है? डिटेल है सरफेस के, ध्यान दीजिए, सरफेस कैसी है? स्फेरिकल। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है? रेयर की डेंसर? रेयर। सरफेस की शेप कैसी है? स्फेरिकल तो है, स्फेरिकल में कॉन्वेक्स भी होती है, कॉनकेव भी होती है, तो यहां कौन सी शेप है? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? रेयर मीडियम में रखा है। उसके बाद भी 2 तरह की इमेज बनती थी, हमने कौन सी इमेज ली? रियल इमेज। ठीक, तो ये हम एक बड़ा पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहे हैं और ये उसका रे डायग्राम है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रे डायग्राम 4 तरह से कैसे बन सकते हैं, जिसमें से एक टाइप ये कौन सा टाइप है? फिर से, द सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड स्फेरिकल। नंबर 2, the object is placed in the rarer medium. Number 3, the image formed is real image. ठीक है, ये वाला केस हम पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। बाद में जो वेरिएशन होंगे वो मैं आपको फिर नोट कराऊंगा। ओके, तो यहां पर इमेज बनी। अब हम इसमें स्टडी क्या करना चाहते हैं? तो हमारा आंसर है कि ये जो यहां पर सरफेस हमने रखी है, इस सरफेस के इधर जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये हमने चॉइस किया है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा भी ले सकते थे, कम भी ले सकते थे। इसका कर्वेचर हमने बनाया है, हम इसका कर्वेचर कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस ए और बी में ज्यादा कर्वेचर किसका है? वेरी गुड। B has got more curvature, A has got less curvature. तो B का रेडियस कैसा होगा? छोटा। जिसका कर्वेचर ज्यादा होता है उसका रेडियस छोटा होता है। That is true. Very good. Okay. यहां पर हम जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उतना वो इसको मोड़ेगी और ये इमेज उतना इधर नजदीक आता जाएगा। तो इमेज का यहां पर होना, यहां पर होना, यहां पर होना इस पर डिपेंड करता है कि इसको कितना मोड़ा गया है, कितना बेंड किया गया है। और बेंड करने की ताकत को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इमेज की लोकेशन किस पर डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जितना वो मोड़ेगी। दूसरा, ये वाली सरफेस को देखिए, ये यहाँ पर ऐसी है। अगर ये यहाँ ऐसी होती तो इसको थोड़ा सा और मोड़ देती। अगर ये कम होती, प्लेन होती तो सीधा जाने देती। इसका ये मतलब है कर्वेचर के कारण इसकी डायरेक्शन पर इफेक्ट होता है। अगर हम इसका कर्वेचर ऐसा बढ़ा देंगे तो ये यहां से आएगी और ये वाली इमेज यहां बन जाएगी। इसका मतलब इमेज की लोकेशन और किस पर डिपेंड करती है? कर्वेचर पर। कर्वेचर किससे बनता है? रेडियस से। तो ये जो लोकेशन ऑफ इमेज है, लोकेशन ऑफ इमेज, ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? हमको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस पर डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को नजदीक करेंगे, दूर करेंगे तो नेचुरल है इमेज भी आगे या पीछे होगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सा है? u। इन तीनों पर कौन डिपेंड करता है? तो आंसर है इन तीनों पर इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाट? v। तो v किस किस पर डिपेंड करता है? u कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इन तीनों पर डिपेंड करके इमेज का डिस्टेंस डिसाइड होगा। तो हमको वो फॉर्मूला निकालने को बोला जा रहा है जो इन चारों को आपस में रिलेट करता है, जिससे हमें ये बताया जाए कि हमने फ्लिंट ग्लास लिया या हमने क्राउन ग्लास लिया, उस म्यू की वैल्यू रखो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर बनाया, उसकी वैल्यू रखो, और यहां से हमने 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो बताइए इमेज कहां बनेगा? तो हमें क्या निकालना है? v। तो हमको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और अब हम वो फॉर्मूला बनाएंगे। तो उस फॉर्मूले में किस किस को रिलेट करेंगे? v, u, r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसके लिए एक फिक्स तरीका है। फिक्स तरीके हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं। जैसे गॉस थ्योरम में हमने एक मेथड यूज किया था, 4 स्टेप का मेथड था, और आपको जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वही 4 स्टेप लगाने हैं। गॉसियन सरफेस बनानी है, ईडीएस निकालना है, क्यू निकालना है और उससे ई निकालना है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ लगाया था, इंटीग्रेशन पीडीएल निकालना है, उससे बी निकाल देना है, हर एक के लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा एक फिक्स तरीका है। अगर आप वो मेथड याद कर लेते हैं, मैं भी आपको याद करा दूंगा, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए आप इसको बना सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये बहुत पूछा जाता है। दिस विल टर्न टू, इन सेकेंड पार्ट, दिस विल टर्न टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऑप्टिक्स में आता ही आता है। एंड दिस इज ए 5 मार्क्स क्वेश्चन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट ऑप्टिक्स। और ये एक सिंगल डेरिवेशन 5 मार्क्स का होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके,
अब देखिए फिर से लेंस मेकर्स फॉर्मूला के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस और सेकंड पार्ट होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कब आपको सेकंड पार्ट लिखना है, कब आपको फर्स्ट सेकंड दोनों लिखना है, दैट आई विल टेल यू। अभी हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। इसके लिए जो हमारा मेथड है, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है, दिस एंगल वी विल मार्क एज अल्फा। जो इमेज का एंगल बनता है, दिस वी विल मार्क एज बीटा। और जो रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मार्क होता है, दिस वी विल मार्क एज गामा। हर एक में अल्फा बीटा गामा आपको ऐसे ही यूज करना है, राइट? ओके, इसके बाद हम अपना कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए हमेशा हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे स्नेल्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमको बताता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? म्यू। किसका म्यू? म्यू ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। म्यू ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको लिखने का तरीका है म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये क्या चीज है? दिस इज म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमने जो एजम्पशन किया था फॉर स्मॉल एंगल साइन आई अपॉन साइन आर, वी कैन टेक इट एज आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा। दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट इट। सेकेंड स्टेप में आई और आर को आपने पहचानना है। कहाँ? ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? आई। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? आर। ठीक, तो आई और आर को सेकेंड स्टेप में अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है। अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आई किसके बराबर हो जाएगा? सो म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर। यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री लीजिए। ये आई की ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, और ये एक ट्रायंगल ऐसा है। इस ट्रायंगल के लिए आई क्या है? एक्सटर्नल एंगल अल्फा प्लस गामा। सो दिस वी कैन राइट एज अल्फा प्लस गामा। आर के लिए ढूंढिए, आर। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर किसके बराबर हुआ? गामा माइनस बीटा। सो दिस वी कैन राइट एज गामा माइनस बीटा। ठीक, ये हो गया। हाँ, इसके कंस्ट्रक्शन में एक छोटी सी चीज और करनी है, वो ये है कि यहां से हम एक नॉर्मल बनाते हैं और ये पॉइंट रखते हैं एंड। Again we assume that P and N are close to each other. P and N are pole and N are close to each other. N की हमको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल हमको किससे मिलेगा? Q N से ट्रायंगल मिलेगा। इस कर्व सरफेस से ट्रायंगल नहीं मिलता है। लेकिन लेंस में या सरफेस में इंपॉर्टेंस किसका होता है? P से। डिस्टेंसेस कहां से नापे जाते हैं? P से। इसलिए P था, लेकिन हमने क्या बना दिया? N, which is very close to P. ओके, ये आ गया। अब इसका हमने आगे एक स्टेप लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट दिस विल बी? म्यू टू गामा माइनस
mu2 बीटा इज इक्वल टू mu1 अल्फा प्लस mu1 इंटू गामा। ये टर्म आने के बाद में गामा वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, ये गामा वाले टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया mu2 माइनस mu1, दोनों में से कॉमन क्या निकला गामा इज इक्वल टू mu1 अल्फा और ये इधर आके प्लस mu2 बीटा, ये बना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा, ये जो बना ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। तो देखिए हमने शुरू कहां से किया था, आई आर से, जो कि यहां पर एंगल है, यहां के एंगल से हम कहां आ गए हैं, अल्फा बीटा गामा, नीचे के एंगल्स पर आ गए। अब हम अपना एक और assumption यूज करते हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा। फॉर स्मॉल एंगल्स हमने माना था एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, वो फॉर्मूला को हमने यहां पर यूज किया। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, mu2 माइनस mu1 इंटू टेंजेंट गामा इज इक्वल टू mu1 टेंजेंट अल्फा। तो मैं ऐसा करता हूं, टेंजेंट नहीं लिखता, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखता हूं। सो दिस विल बी अनदर शॉर्ट स्टेप। आप चाहे तो टेंजेंट लिखें, नहीं तो ब्रैकेट में लिख दें फॉर स्मॉल एंगल, यहां पर फॉर स्मॉल एंगल अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फॉर स्मॉल एंगल अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा एंड 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब शुरू करते हैं, गामा, गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा, और टेंजेंट गामा यहां से निकालिए, ये रहा ये गामा और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। Perpendicular is what? QN, base is NC. So this we can write as QN upon NC. This is equal to mu1 alpha, mu1 alpha। अब अल्फा किसके बराबर है, देखिए QN upon ON, QN upon ON प्लस mu2 इंटू बीटा, बीटा के लिए QN upon NI। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप नजर आता है क्या, QN दोनों तरफ है, राइट, तो QN को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं दिस, और उसकी जगह 1 लिख देंगे। अब हमारा फॉर्मूला छोटा हो गया, तो हम ऐसा करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं और ये वाले को इस साइड लिख सकते हैं, that we can always do। So this will be mu1 upon ON plus mu2 upon NI is equal to mu2 minus mu1 upon NC। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। Since n is very close to p
n is very close to p. Therefore ON is approximately OP. ON approximately किसके बराबर है? OP. और OP किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u. अब हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो वैल्यू कैसी रहेगी? अलोंग विद साइन. तो ये किसके बराबर रखेंगे हम? माइनस u. उसी तरह से दूसरा लीजिए ni बताइए, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हुआ? pi. और pi किसके बराबर है? v. प्लस या माइनस? प्लस v. उसके बाद nc is approximately pc and this is equal to this is r. ये r कैसा लेना है? प्लस की माइनस? प्लस. so this is equal to r plus r. putting these values, इन वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन ON माइनस u प्लस μ2 अपॉन ni v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन nc को क्या लिखना है? r. ये आया. इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई स्ट्रेट कर दिया. ये माइनस वाली टर्म इस तरफ कर दी, तो ये हमको इक्वेशन मिला. μ2 अपॉन v μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. This is the formula we get from this derivation. V, that is distance of image, इसका u से, mu से और r से derivation है. Okay, so this we will remember now. μ2 upon v minus μ1 upon u is equal to μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये हमारा फॉर्मूला बन गया. और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्मेशन इज इन द डेंसर मीडियम. रेयर टू डेंसर. ओके, अब दूसरी तरह की सिचुएशंस देखिए. क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन u, v एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu व्हेन द सरफेस इज कॉनकेव. व्हेन द स्फेरिकल सरफेस इज कॉनकेव. ऐसे में क्या होगा? क्या? फिर से सुनिए. मेक ए रे डायग्राम for a curved surface refraction when the image formed is virtual. When the image formed is virtual and find the relation between u, v and r. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको कैसी इमेज बनाने को बोला गया? वर्चुअल. उसमें हम क्या करेंगे कि जो पहले जैसे कर रहे थे, ये कर्व्ड सरफेस है और यहाँ पर जो इतना इस तरफ बेंड हुई है ये नहीं होगी, ये यहाँ से ऐसे बेंड, ये इसके पैरेलल से ऊपर. जब ऐसा होगा तो हमको इमेज कहाँ पर दिखने वाली है? यहाँ से हमने देखा
एक रे इधर आई, एक रे इधर आई, दोनों को बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके हमको यहां पर इमेज बनी। अब हम डेरिवेशन कैसे करेंगे? एक तो ये याद रखिए, ये कौन सा है, इसका टाइटल बताइए। ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, सरफेस इज कॉन्वेक्स, द इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल। उसका ये वाला रे डायग्राम है, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज है। ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, सरफेस कॉन्वेक्स, इमेज वर्चुअल। ये इस तीन के लिए ये रे डायग्राम बनेगा। सरफेस कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं कॉन्वेक्स, और अभी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ये इसका डायग्राम है। अब अगर इस डायग्राम की हेल्प से आपको फॉर्मूला बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो उसको समझिए एक मिनट। हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ हम एंगल कौन सा बनाएंगे, अल्फा। इमेज के साथ कौन सा बनाएंगे, बीटा। और रेडियस के साथ गामा, वो तो वही रहेगा। ऐसे में क्या चेंजेस होंगे, देखिए जरा चेंजेस को पहचानिए। यहां पर हमने लिया था आई आर, आई किसके बराबर था इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस वाई, और आर किसके बराबर था, गामा प्लस बीटा, ये था। इसमें बताइए अब क्या होगा, आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस गामा, नो चेंज। आर कहां गया, ये रिफ्रेक्टेड रे है, ये आर है। अल्फा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, सो आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। नहीं, कुछ और देख, गामा कहां गया, ये, दिस इज गामा, दिस इज आई, ओके। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। आर इज इक्वल टू दिस, राइट। आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ऐसे आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में टेंजेंट की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू रखेंगे, क्यू एन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्यू एन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर सब स्ट्रेट वैल्यूज मिलेंगी, उसके बाद उसकी वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमने v की वैल्यू प्लस रखी थी, यहाँ पर v की वैल्यू कैसी रखेंगे, माइनस। वो वाला माइनस इस माइनस को फिर से प्लस कर देगा, और हमको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, यही फॉर्मूला हमें फिर से मिलेगा। इस तरह से अगर आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो आपको यही फॉर्मूला फिर से दोबारा मिलेगा। ये सिचुएशन बन गई। अब मैं फिर सिचुएशन चेंज करता हूं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इन द रेयर मीडियम, सरफेस कॉनकेव, अगर सरफेस कॉनकेव है तो क्या होगा, ये कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस में इसने स्ट्राइक किया, कॉनकेव सरफेस बनी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ जाएगा, सेंटर इधर आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसा कर्वेचर है तो सेंटर यहां कहीं आया, ये सेंटर इस तरह से। अब ये सेंटर से, इस सेंटर से हमने इसको मिलाया, सेंटर से इसको मिलाया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल। अब ये ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गई, यहां पड़ने के बाद ये कैसी जाएगी,
टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये रेयर है, ये डेंसर है, सो इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये यहां से ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही है एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे जाएगी। जब ये ऐसे मुड़ जाएगी तो एक ये सीधी जा रही है, एक ऐसे मुड़ गई है, इनको हमने ऑब्जर्व किया तो हमको इमेज यहां पे मिलेगा, ये इमेज यहां पे। ये है सी। ये वाला केस किसके लिए बना? ये ऑब्जेक्ट कॉनकेव, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट से एक रे गई है, सी से जाने वाला क्या होता है? नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो ये रे जो ऐसे जा रही थी ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई ऊपर की तरफ। तो अब इमेज कहां बनेगी? इमेज यहां बनेगी। करके देखिए, बनती है? डाउट है? ओके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से एक रे इधर गई। ये इसकी डायरेक्शन है, यहां तक पहुंची। नॉर्मल कहां है? तो यहां सी से हमने एक लाइन खींची, ये क्या चीज है? नॉर्मल, नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे यहां पर जाएगी, उस मीडियम में जाएगी, किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको ऐसा जाना चाहिए था, टुवर्ड्स नॉर्मल जाने के लिए ये ऐसे हो जाती है, यहां से टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर ये ऐसे गई तो जब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहां पर आएगी? इन दोनों के बीच में, ये ठीक है। ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। यहां से जब हम इसको देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो एक रे ऑब्जेक्ट से सीधी जा रही है और दूसरी ऐसे मुड़ गई है, उसको बैक ट्रैक करते हैं तो यहां से आते हुए दिखती है। अगर यहां से ये आते हुए दिखती है और यहां से ये जाते हुए दिखती है तो हमको इमेज कहां दिखेगा? इस लोकेशन पर इमेज दिखेगा। ये इमेज बना। तो ये डायग्राम किसका बन गया? फिर से सरफेस कैसी है? कॉनकेव। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? रेयर। इमेज कहां बन रही है? डेंसर। सॉरी, इमेज भी रेयर है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। ओके, इस तरह से। अब अगर इसके बेसिस पर डेरिवेशन करिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं एज ए टीचर, हम ये सोचते हैं कि जो डेरिवेशन मैंने पहला कराया वो हर बच्चे ने रख लिया होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन क्या देते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉनकेव सरफेस at a distance u, which has got, the surface has got radius of curvature equal to r. Derive the relation for u, v, r and refractive index. अब आपके लिए क्या कंपलसरी हो जाता है कि आप ये वाला डायग्राम बनाओ और u, v, r, v का आपस में रिलेशन निकालो। तो वो रटा हुआ काम में नहीं आता, लेकिन आपको उसको एज इट इज नहीं रखना है, प्रोसेस याद करनी है। प्रोसेस क्या थी हमारी? पहले q को sin i/r लेना, फिर ir को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना
अल्फा बीटा गामा को टेंजेंट में कन्वर्ट करना, टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो है उसको दोनों तरफ से कैंसिल करना, फिर जो नीचे लेंथ आएगी उसकी वैल्यू रख देना। ये करने से चारों पांचों में से जो भी सिचुएशन होगी हर एक आपको ये फॉर्मूला लाकर देगी। और याद रखिए जब तक ऑब्जेक्ट रेयर में है तब तक हर एक का रिजल्ट एक ही रिजल्ट आएगा, यही वाला ही रिजल्ट आएगा। यहां पर अल्फा कहां है, ये वाला एंगल कौन सा है, बीटा, और ये वाला कौन सा है, गामा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो बनाती है ये कौन सा है, नो नॉट दिस, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो बनता है ये कौन सा है, आई। और ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ जो बनाती है ये नॉर्मल है और ये रे है। ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, आर। ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस इज आर। अब यहां पर फिर से आप आर, अल्फा, बीटा, गामा इनके रिलेशन निकाल सकते हैं एक्सटर्नल एंगल को देख देख के, ठीक, लेकिन मेथड वही का वही रहेगा। इस तरह से आप सब तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। ये सिचुएशन तो पहली एक चीज इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो तीनों सिचुएशन दी रहेगी उसके बेसिस पर रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज क्या प्रैक्टिस करनी है कि इस रे डायग्राम के बेसिस पर अगर आप डिराइव करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला ही हमेशा आना चाहिए जब तक रेयर टू डेंसर है, ठीक है। तो ये तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने देखा है एनुअल एग्जाम में कभी कभी ये वाला चेंज कर दिया जाता है, कॉन्केव कर दिया जाता है या वर्चुअल इमेज के लिए पूछा जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप एक ही टाइप याद करके जाएंगे तो। ओके, ये हो गया। इसके बाद अगली चीज सुनिए, इन केस ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम देन what will be the relation between V, U and R? तो नोट करिए, in case object is in the denser medium, in case object is in denser medium and incident ray strikes through rarer medium. Strikes through rarer medium. Okay. ये अगर ऐसा होता है तो क्या बदल गए आपस में मीडियम? अगर ऐसे मीडियम आपस में बदल गए फिर से हम वही तरीका लगाते हैं अल्फा बीटा गामा, लेकिन अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला इसी शेप में तो आएगा लेकिन μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 आएगा। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं देन μ1 एंड μ2 आर एक्सचेंज। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, μ1 और μ2 आपस में बदल जाएंगे क्योंकि अब इंसिडेंट रे किस में है, डेंसर, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, इसलिए यहां पर μ2 u के ऊपर आ गया, यहां पर u के ऊपर कौन है, μ1, क्योंकि u किस में था, μ1 में,
अब u किसमें है, u2, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्मूले में लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको mu2 माइनस mu1 दोनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो ये ठीक है एज इट इज। तो ये कौन सा बना, डेंसर टू रेयर। तो ये डेंसर टू रेयर हम नोट करके रख लेते हैं, डेंसर टू रेयर, दिस इज mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r। तो ये हमने पढ़ा, एक सरफेस कर्व सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है उसके ये वाले रिलेशन बनते हैं UV के। अब उसके बाद हम लोग इसी से लगा हुआ, इसी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है वो स्टडी करेंगे, एंड दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला, जो लोग लेंस बनाते हैं वो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेंस कैसे बनता है? लेंस बनाने के लिए लिक्विड ग्लास को या रेजिन को उसको सॉलिड बना लेते हैं ठंडा करके, दैट बिकम्स ए लेंस। उस लेंस के लिए हमको दोनों तरफ से कर्व सरफेस चाहिए, भले कैसा भी कर्व हो। अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो डाई हैं, ये कर्वेचर वाली डाई, ये दूसरे कर्वेचर वाली डाई, इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ रेडियस है। ये दोनों को हमने ऐसे मिलाया, मिलाकर इसके अंदर ग्लास, मॉल्टन ग्लास या मॉल्टन रेजिन डाल दिया और उसको ठंडा कर दिया। उसके बाद इन दोनों को हटा दिया, तो ये अंदर से क्या निकला, लेंस। इस तरह से लेंस बनाएंगे। इस लेंस में हमारे पास कौन कौन सा डाटा है चॉइस के लिए? हमारे पास चॉइस के लिए डाटा है कि जो लिक्विड हम इसमें भरते हैं, ग्लास, वो क्राउन ग्लास हो सकता है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रेजिन हो सकता है, उसका म्यू कितना लेना है ये हमारी चॉइस है, कितने म्यू का मटेरियल लेना है। तो हमारे पास चॉइस किसकी है, म्यू की। दूसरा, ये जो इधर का इसका डाई बना हुआ है, सांचा बना हुआ है, ये सांचा हम ऐसा ले सकते हैं, ये सांचा हम ऐसा ले सकते हैं। रेडियस छोटा हो गया, ये रेडियस और छोटा हो गया। इस तरह से हमारे हाथ में क्या है, कौन सा रेडियस लेना। एक तरफ का रेडियस हमने लिया R1 इतना, दूसरी तरफ का R2 इतना हमारी मर्जी है। उसके बाद इन दोनों को ऐसे जोड़ा और जोड़ के इसके अंदर वो वाले म्यू का लिक्विड डाल दिया, इसको खोल दिया, तो हमारा एक लेंस तैयार हो गया। इस लेंस में हमने कौन कौन से स्पेसिफिकेशन दिए, R1, R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन चीजें हमारी चॉइस की हैं, लेकिन हमारे कस्टमर को इससे कोई मतलब नहीं। कस्टमर का ऑर्डर क्या आता है कि हमको 1.5 डायोप्टर का ग्लास चाहिए। ये क्या चीज है, पावर। किस चीज की पावर, रे को मोड़ने की पावर, रे को मोड़ने की पावर। ये पावर जो हम पावर नॉर्मली जानते हैं डायोप्टर में, कि मेरे को किस नंबर का चश्मा लगता है तो 2 नंबर का लगता है, किसी को दूर देखना है -2 नंबर का लगेगा। ये जो नंबर है ये क्या चीज है, पावर। तो जो लेंस बनाता है उसको हम बोलते हैं कि मेरे को 2 नंबर का, 2 पावर का चश्मा चाहिए। अब 2 पावर का, उसके पास कोई डाई नहीं होती 2 पावर की। उसके पास डाई किस किस की होती है, रेडियस, और उसके पास मटेरियल का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमको उसको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि पावर को कन्वर्ट कर दे, किसमें, रेडियस में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल
वो दो पर्टिकुलर रेडियस के डाई लेगा और उसमें डालेगा, फिर जो चीज निकलेगी ऑटोमेटिकली उसकी पावर वही होगी जो हमको चाहिए। ये जो फॉर्मूला बनेगा वो उस लेंस मेकर के काम आएगा और उसका नाम क्या होगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या देता है हमको? पावर, और पावर का फॉर्मूला आप सब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। दिस इज 1/f, यानी फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो ये डायोप्टर में पावर बताता है। तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए क्या चीजें हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस। इन तीनों का रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, वो बनेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन देखिए। और एक और चीज ध्यान दीजिए, दिस डेरिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन रे ऑप्टिक्स। पूरी रे ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये अकेला एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। अगर ये डेरिवेशन आप करते हैं और ये क्वेश्चन में आता है तो ये 5 मार्क्स में ही आता है, सिर्फ एक डेरिवेशन। ओके, अगर 5 मार्क्स का है तो नेचुरली थोड़ा सा लंबा तो होगा। इसमें हमने ये एक लेंस बनाया। इस लेंस की दो सरफेसेस हैं, S1 S2, दोनों कर्व सरफेस हैं। दोनों के बीच में ये मीडियम नंबर 2 है, मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। इसके बाहर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यहां पर इसका ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी? ये जो सरफेस 1 है, इस सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। ये सरफेस 2 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, तो इसका नाम C2, और सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नाम C1। ये इधर होगा और ये S2 का इस तरफ होगा। ओके, यहां कहीं पर भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, यहां से एक रे तो जाएगी अलोंग विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधी चली जाएगी। दूसरी रे को हम देखते हैं, ये यहां से ऐसे गई, यहां पर इंटरफेस मिला, मीडियम चेंज हुआ, इसलिए रिफ्रैक्शन होगा। रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, लेट अस सपोज C2 यहां पर है, तो ये इसका नॉर्मल बना। इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके। इट इज नॉट ओके बिकॉज सरफेस 1 का सेंटर किधर है? इस तरफ, ये, और ये वाली सरफेस रिफ्रेक्ट कर रही है, इसलिए ये नॉर्मल नहीं है इसका नॉर्मल ये। दिस इज द नॉर्मल and 1, normal for surface number 1, center for surface number 1, this is surface number 1, और ये अभी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब यहां से ये रे जा रही है ऐसे सीधी, किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां से ये ऐसे बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल में हम वो केस लेते हैं ऐसे बेंड हुई, और ये यहां जाकर इसको क्रॉस करेगी, पर जा नहीं पाती। यहां से ये चलती है, O से यहां तक पहुंची, मान लीजिए ये है Q, यहां पर गई M, Q से M तक तो जाती है, लेकिन M पर जाकर ये सरफेस खत्म हो गई, उसके बाद फिर मीडियम चेंज हो गया, मीडियम खत्म हो गया, फिर मीडियम चेंज हुआ। और लाइट का नियम क्या है? जब भी मीडियम चेंज होगा इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां मीडियम खत्म हो गया, ये इंटरफेस मिला, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन का नियम क्या है? लॉ तो वही है। यहां पर हमको नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल नहीं चलेगा क्या?
नहीं चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सरफेस 1 का था। सरफेस 2 का नॉर्मल चाहिए, तो सरफेस 2 के सेंटर से हम मिलाएं। ये नॉर्मल किसका है? ये नॉर्मल टू सरफेस 2 का है। अब ये रे यहां तक आई है, यहां तक इधर जाना चाहती थी, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, और किस तरफ बेंड होगी? डेंसर टू रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, एंड इट गोज लाइक दिस, यहां से, ओके, यहां पर ऐसे, तो O से गई Q तक, Q से M तक, और M से यहां, और दूसरी रे देखिए ये वाली, ये तो कैसी जा रही है? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये अब हमको इमेज कहां दिखेगी? तो हम इधर से अपनी आईज सेट करते हैं, यहां पर एक रे ये आ रही है, दूसरी रे ये आ रही है, दोनों रेस का इंटरसेक्शन कहां है? इस पॉइंट पर है, इसलिए हमको इमेज यहां दिखती है। देखिए ये कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से। ये वाली भी कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से। तो हमको क्या परसेप्शन होता है कि दोनों इस पॉइंट से आ रही हैं, इसलिए इमेज यहां, ये इमेज का पॉइंट पर, ठीक है? इस तरह से इमेज बनती है लेंस। ओके, यहां पर डिस्टेंसेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस C1 तक, ये दो पॉइंट हैं। दिस पॉइंट इज पोल 1 एंड दिस इज पोल 2, और यहां से हमने ये परपेंडिकुलर एक खींचा, लेट अस से दिस इज N, दैट इज सेंटर पॉइंट N। सरफेस 1 ने जब इसमें रिफ्लेक्शन किया था, तो ये वाली रे ऐसे जा रही थी, यहां पर आती। अगर ये बीच में ये दूसरी सरफेस नहीं आती, ये मीडियम यहां भरा रहता, तो ये इमेज का रास्ता था। अगर वो इस रास्ते से आती तो इमेज कहां बनती? ये पॉइंट पर इमेज बनती, क्योंकि एक रे तो ऐसे आ रही है, दूसरी का रास्ता ऐसे है, तो यहां पर इमेज बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये मीडियम खत्म हो गया और यहां पर एक दूसरा कर्व सरफेस आ गया। इसलिए ये आई डैश यहां से स्लाइड होके खिसक के कहां चला गया? यहां पर चला गया आई। ये काम किसने किया? आई डैश से आई पे ले जाने का काम ये दूसरी सरफेस ने किया। पहली सरफेस ने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को मोड़कर किधर ले गई? आई डैश की तरफ। दूसरी सरफेस ने क्या किया? आई डैश को और मोड़कर कहां ले गई? आई पर। इस तरह से यहां से जाने वाली रे ऐसा मुड़ के यहां चली। ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो लेंस की दोनों सरफेस ने रिफ्रैक्ट करके कैसे पार्टिसिपेट किया ये समझ में आया, और दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मोड़ा। दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मोड़ा। इसने अंदर की तरफ और इसने भी और अंदर की तरफ। इस तरह से ये डबल मुड़ के यहां पर इमेज बन गई। अब यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं u। ये लेंस से फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं v। लेंस से C1, ये इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, और यहां से C2 का डिस्टेंस ये P2 से लेके C2, ये
इसको मान लेते हैं R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 1 to radius of curvature for surface 2, distance of the object, this is distance of the image, ये हमने मान लिया। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस नंबर 1, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 1, सरफेस 1 कैसा है? रेयर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयर? रेयर टू डेंसर। तो वो ऊपर का फॉर्मूला हमने लिखा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देन पुटिंग वैल्यूज, μ2 अपॉन v। पहली सरफेस में जब रिफ्रैक्शन हुआ तो पहली सरफेस ने इमेज कहां बनाया था? अपनी तरफ से आई डैश पर। तो इमेज का डिस्टेंस कितना हुआ? एंड से लेके आई डैश। एक चीज हम यहां पर पहले ही लिख देते हैं ऊपर, since P1, P2 and N are very close to each other, for thin lenses, all distances are measured from N. ताकि हमको डिस्टेंसेस के कैंसलेशन में और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम मत हो। ओके, तो फिर से μ2 अपॉन v, पहली सरफेस के लिए v हम कितना ले रहे हैं? एंड से लेके आई डैश तक। अब इसका साइन बताइए। पहली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? प्लस। और यहां पर हम खड़े हो गए तो आई डैश इस तरफ है, इसलिए v का साइन क्या हुआ? प्लस। सो दिस इज μ2 अपॉन n i डैश माइनस μ1 अपॉन u। u की वैल्यू कितनी है? n से लेके o, n o या o n, लेकिन साइन कैसा? माइनस। तो यहां पर हमने लिखा o n माइनस, और वो माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस। इज इट क्लियर? ओके, ये आ गया। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। किसका r लेना है? सरफेस 1। सरफेस 1 के r की क्या वैल्यू है? nc1। nc1 का साइन कैसा है? प्लस या माइनस? हाँ, n से c1 तक प्लस। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कर दिया। ये कौन सा रिफ्रैक्शन था? रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस S1। नाउ वी विल टेक रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस S2। रिफ्रैक्शन एट S2। रिफ्रैक्शन एट S2 ये कैसा होता है? रेयर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयर? डेंसर टू रेयर। अगर ये डेंसर टू रेयर होता है तो इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? नीचे वाला। ओके, तो हमने फॉर्मूला लिखा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। देन पुटिंग वैल्यूज, μ1 अपॉन v। अब इसमें v कौन है, u कौन है? सरफेस 2 के लिए पहचानिए, यहीं पर ट्रिक है। पहले ये बताइए,
सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सरफेस 2 के लिए आई डैश पर ऑब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सरफेस 2 ने आई डैश वाले ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले गई? आई। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये इसके लिए इमेज है। इसलिए V की जगह हम क्या लिखेंगे? एन आई डैश, एन आई, सॉरी, μ1 अपॉन V। V की जगह क्या लिखेंगे? एन आई, ये V, ये V सेकेंड सरफेस के लिए, माइनस μ2 अपॉन U। U की वैल्यू क्या लिखनी है? एन आई डैश, प्लस की माइनस? वेरी गुड। U हमेशा कैसा होता है? ओके, ये एक ऐसा केस होता है जब U पॉजिटिव होता है। नॉर्मली हम U कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, पर यहाँ पर U पॉजिटिव लिया जा रहा है, ऐसा केस बन गया। लेकिन बेसिक लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वाला वर्चुअल U भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये वर्चुअल है। सो μ2 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू एन आई डैश, एन आई डैश। दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। रेडियस, इसका रेडियस कितना है? इसकी रेडियस की वैल्यू nc2, nc2 प्लस की माइनस? माइनस nc2। ठीक है, ये आ गया सेकेंड। अच्छा, अब इसको हम चाहें तो नीचे और ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा? μ2 माइनस μ1, और इधर भी क्या है? सिमिलैरिटी लाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसा बन गया μ2 माइनस μ1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखिए इसमें स्टेप याद रखिए, आपको ये दोनों फॉर्मूलाज इस तरह से बनाने हैं कि जो एक वर्चुअल इमेज है आई डैश, वो डिलीट हो जाए, कैंसल हो जाए, एलिमिनेट करना है उसे। अगर एलिमिनेट करना है तो एक इक्वेशन में एन आई डैश प्लस होना चाहिए और दूसरे इक्वेशन में माइनस होना चाहिए, ताकि हम दोनों को ऐड करेंगे तो एन आई डैश खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपने ऊपर कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, दोनों को हमने ऐड किया, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करने से μ2 अपॉन एन आई डैश, μ2 अपॉन एन आई डैश, ये तो कैंसल हो गया। क्या क्या बचा? μ1 अपॉन ओ एन, और इधर क्या बचा? μ1 अपॉन एन आई, μ1 अपॉन एन आई प्लस μ1 अपॉन ओ एन इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये μ2 माइनस μ1 कॉमन निकला, μ2 माइनस μ1 इज कॉमन, और ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन nc1 प्लस 1 अपॉन nc1 प्लस 1 अपॉन nc2। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दीजिए, शुरू में हमने फॉर्मूला जब उठाया, कोड किया, तो उसमें कौन सी भाषा यूज की थी? U, V और R। इसको अब हमने किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया? NI, ON, NC, दो पॉइंट वाले।
जब ये वाला कन्वर्शन हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी आर पुटिंग वैल्यूज। उस समय हमने साइन कन्वेंशन को ध्यान दिया और इसको वैल्यू कैसी रखी, विद साइन। अब यहां पर हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर हम u, v और r को रखें। दैट इज अगेन पुटिंग ए वैल्यू, और वैल्यू आप 10 बार भी रखेंगे तो हर बार विद साइन ही रखनी है। ये याद रखिए, ये कभी नहीं सोचना कि एक बार हमने साइन के अनुसार वैल्यू रख ली इसलिए अब साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी बार आप रखेंगे उतनी बार विद साइन ही रखेंगे। ओके, तो अब मुझे बताइए इस पूरे लेंस के लिए एन आई क्या है? एन आई वी प्लस की माइनस, प्लस वी। ओ एन माइनस यू, यू है और डायरेक्शन किधर है, उल्टी तरफ, इसलिए माइनस यू। उसके बाद एन सी वन, एन सी वन प्लस आर वन, एन सी टू माइनस आर टू। ओके, पुटिंग दीज वैल्यूज, mu 1 upon v, this is minus u minus mu 1 upon u is equal to mu 2 minus mu 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। अगर हम इन दोनों में से mu 1 को निकालते हैं कॉमन, this is common factor mu1, और इस mu1 को इधर ले जाएं, then this will be mu1। ये 1 upon v minus 1 upon u is equal to this। ओके, अब 1 upon v minus 1 upon u लेंस फॉर्मूला से इसके बराबर होता है 1 upon f। So this is 1 upon f, और 1 upon f किसका फॉर्मूला है, पावर। If focal length is in meters, then 1 upon f is okay, power। So ये पावर आ गई, ये है mu2 minus mu1 upon mu1। अगर इस mu1 से आप दोनों को डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, mu21 minus 1, mu2 upon mu1 क्या होता है, mu21, तो mu minus 1 and this is 1 upon r1 minus 1 upon r2, और 1 upon f क्या है, पावर। आप चाहे तो पावर लिखिए, चाहे इसको 1 upon f ही लिखा रहने दीजिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए हम उसको क्या स्पेसिफाई करते हैं, पावर, और पावर का रिलेशन किस किस में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस फॉर फर्स्ट एंड रेडियस फॉर सेकंड, ये दोनों के लिए। और जब भी आप वैल्यू रखेंगे अलॉन्ग विद साइन रखेंगे, ये ध्यान रखिए। सो दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। इस लेंस मेकर फॉर्मूला के जितने डेरिवेशन, एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।